नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है यूपी का इतिहास। देखिए, आप एक चीज समझ के चलिए, यूपी का इतिहास जो है वो बिल्कुल ही भारत के इतिहास के साथ पैरेलल ही चलेगा। पर यूपी के इतिहास में हम लोग बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट यूपी की स्पेसिफिक चीजों के विषय में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बिल्कुल ना इधर ना उधर बिल्कुल कहीं जाएंगे नहीं। हिस्ट्री सिर्फ यूपी स्पेसिफिक पढ़ेंगे। ठीक है, यूपी के इतिहास की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से भारत के इतिहास की स्टार्टिंग होती है, एंशिएंट हिस्ट्री। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ने की सुगमता के आधार पर कालों का विभाजन किया है। और वो कालों का विभाजन कैसे है, देखिए, पढ़ने की सुगमता, उसके साथ साथ मानव के विकास के आधार पर भी हमने कालों का डिवाइड किया है। तो जिसमें सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आज ऐतिहासिक काल, और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। देखिए, मैं आपको हल्का हल्का से इनके कालों के विषय में ब्रीफ दे देता हूं कि प्रागैतिहासिक काल ये वह काल है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है मतलब, तो हमें साक्ष्य कैसे मिले, हमें ये कैसे पता चला कि ये चीज प्रागैतिहासिक काल है? तो यहाँ के हमको साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक आपको लिखा समझ में आ रहा हो, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। मतलब इस समय का मानव लिखने पढ़ने में सक्षम नहीं था, या फिर अगर था तो उसकी लिपि या भाषा के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। उसके बाद दूसरा काल आता है आदि ऐतिहासिक काल। इस समय के मानव के पास अपनी भाषा थी, अपनी लिपि थी, लेकिन अभी हम लोग उसको पढ़ने में सक्षम नहीं। दो चीजें क्लियर हो गई। इस काल के अगर आपको एग्जांपल दे दूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी, इसकी जो लिपि है वो कौन सी है? बुस्त्रोफेदन है ना, बुस्त्रोफेदन लिपि है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक। देखिए, आपको ये सब चीजें याद है, इसलिए मैं इनको बहुत ही फास्टली कंप्लीट कर रहा हूं। ये बुस्त्रोफेदन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद ऐतिहासिक काल। इस काल के विषय में इसकी भाषा भी है। भाषा कैसी है? पूर्ण विकसित भाषा है, पूर्ण विकसित लिपि है, और हम लोग उस लिपि को पढ़ने में भी सक्षम है। यहां तक आपको काल विभाजन समझ में आ गया। शुरुआत हम लोग करते हैं प्रागैतिहासिक काल से। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के विषय मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। इसके बाद अभी शुरुआत करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है मानव उत्पत्ति से 3000 बीसी के आसपास। प्रागैतिहासिक काल के विषय में आपको एक चीज पता चली। उसके बाद अगर हम लोग प्रागैतिहासिक काल की साइटों की बात करें तो इन साइटों के विषय में आपको इंपॉर्टेंट बहुत ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहली चीज, प्रागैतिहासिक काल की वो साइटों के विषय में हम पढ़ेंगे जो सिर्फ यूपी में है। इसके अतिरिक्त हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यूपी की साइटों में सबसे पहली साइट आती है बेलन नदी घाटी। अब देखिए, बेलन नदी घाटी वैसे कहां पर है? प्रयाग में है। ठीक, पहली चीज आपको क्लियर हुई। दूसरी चीज, बेलन नदी घाटी की खोज किसने करी? वो की है GR शर्मा जी ने। दो चीजें कंप्लीट हुई। उसके बाद बेलन नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी की सहायक नदी है। टोंस नदी कहां बहती है? आपको याद होगा, सोनभद्र में। दो तीन चीजें कंप्लीट हुई। उसके बाद बेलन नदी घाटी से तीनों कालों के साक्ष्य मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तीनों कालों के साक्ष्य मिलेंगे। तीन काल कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त होंगे। यहां तक की चीजें समझ में आ गई, कोई चीज समस्या नहीं होगी। उसके बाद टू बी प्रिसाइज अगर चले तो बेलन नदी घाटी की एक साइट है लोहदा नाला। इस नाम को आप याद कर लीजिए, ये सारी चीजें भूल जाइए, सिर्फ ये और ये आपको याद होना चाहिए। लोहदा नाला, ये लोहदा नाला कहां पर साइट पड़ेगी? बेलन नदी घाटी में। रटिए इसको, लोहदा नाला बेलन नदी घाटी में ये साइट पड़ेगी। और यहां पर क्या मिलेगी? यहां पर मिलेगी अस्थि निर्मित, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। यहां तक की चीज समझ में आई।
कोई समस्या कोई परेशानी तो नहीं। ये पहली साइट थी। उसके बाद दूसरी साइट आती है हमारी सिंगरौली। सिंगरौली सिंगरौली घाटी जो कहां पर पड़ती है, जो सोनभद्र में पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद हमारी तीसरी साइट जो है वो पड़ती है चकिया में, चकिया चंदौली, चकिया चंदौली में। देखिए चंदौली, चकिया चंदौली, ये आपको प्राग ऐतिहासिक काल में जो पूरा पाषाण काल है, मैं यहां पर आपको एक चीज बताना शायद मिस हो गई है कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको टाइम पीरियड वाइज 3 कालों में स्प्लिट किया गया है, ठीक है। यहां पर एक चीज मैंने आपको मिस कर दी है। प्राग ऐतिहासिक काल कौन कौन से कालों में स्प्लिट है? एक तो है पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल और एक है नव पाषाण काल। अब देखिए मेरे पास वैसे जगह नहीं है, अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो मैं इसको आपके लिए सेटल्ड कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको या तो मुंह जबानी बता देता हूं, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो आपको ये चीजें पता होंगी। देखिए पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल ये मानव के विकास के क्रम है। पुरा पाषाण काल में मानव कैसा था? घुमंतु था, और जहां पर शिकार मिल गया वहां पर शिकार मतलब आखेटक था। तो पुरा पाषाण काल का मानव कैसा था? घुमंतु और आखेटक, मतलब जहां जहां पर जैसे घूमता रहा, घूमते घूमते कहीं पे फल फ्रूट मिल गए वहां पर रुककर उसने उनको फल फ्रूट को खूब खाया, जैसे ही खत्म हो गए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती गई, मानव का जो वनस्पतियां थे वो कम होते गए, तो अब मानव में ठहराव आएगा। और ठहराव कैसे आएगा? क्योंकि मानव को अपनी आवश्यकताओं की अनुभूति अच्छे से होने लगेगी, जो जानवर होंगे वो और अधिक खूंखार होंगे, शिकार करना मानव से थोड़ा सा और कठिन होगा, तो मानव क्या करेगा? शिकार के लिए पशुपालन प्रारंभ करेगा। तो अब मानव घुमंतु नहीं रह गया, अब मानव शिकारी तो है पर पशुपालक भी है। लेकिन शुरुआत में तो मानव ने पशुपालन किसके किए? खूंखार जानवरों के, कुत्ता हो गया है ना, भेड़िया हो गया, इनका पशुपालन प्रारंभ किया। घोड़े हो गए, इनका पशुपालन प्रारंभ किया। तो जब मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया तो वो मध्य पाषाण काल था। लेकिन जब पशुपालन का क्रम बढ़ता गया, धीरे धीरे मानव और समझदार होता गया, उसको अपनी जरूरत की चीजें एक जगह पर ही मिलने लगी, तब मानव ने धीरे धीरे पशुपालन में जो गाय है, गाय नहीं जो बैल है, इन बैल या फिर इस प्रकार के जो भारी भरकम जानवर हैं, एग्जैक्टली पता नहीं है किसका, लेकिन हाँ भारी भरकम जानवर है, उनका पशुपालन प्रारंभ किया, जो कृषि में कार्यरत थे। तो जो हमारा जो नवपाषाण काल है वो वाला टाइम पीरियड है जब मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। तो नवपाषाण काल में मानव कैसा होगा? पशुपालक होगा और कृषि करेगा। यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई। पुरा पाषाण काल में मानव घुमंतु शिकारी, मध्य पाषाण काल में मानव शिकारी है और क्या है? मानव पशुपालक है, और नव पाषाण काल में मानव कृषि करता है और पशुपालक है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। हमने आपको बेलन नदी घाटी कब पढ़ाई है? पूरा पाषाण काल के विषय में, जो कि है प्राग ऐतिहासिक काल का पार्ट। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग चलेंगे मध्य पाषाण काल के टाइम पीरियड में। ओके, अब हम बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के दूसरे पार्ट, जो कि है मध्य ऐतिहासिक काल या मध्य पाषाण काल, सॉरी मध्य पाषाण काल। अब देखिए मध्य पाषाण काल मैंने आपको अभी बताया था कि इस समय मानव क्या है? इस समय मानव ने पशुपालन प्रारंभ करेगा, पशुपालन प्रारंभ करेगा और क्या है लेकिन शिकारी अभी भी। तो अब एक चीज समझिए, मानव अगर पशुपालन करेगा तो पशुपालन के लिए मानव ने हल्का अपने आप को स्थायित्व बना लिया है। तो यहाँ पर साक्ष्य भी, यहाँ की साइटों से साक्ष्य भी वैसे ही प्राप्त होंगे कि मानव कहीं पर ठहराव लिया है, मानव रुका है। पर मध्य पाषाण काल की अगर हम लोग साइटों की बात करें तो यहाँ की 5 साइटें हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली है सराय नहर राय, सराय नहर राय पहली साइट है। उसके बाद हमारी दूसरी साइट है महादा, और तीसरी साइट है हमारी दमदमा। देखिए उसके बाद 2 साइटों के विषय हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज समझिएगा,
जो आपको सराय नहर राय, महादा और दमदमा है, ये तीनों साइटें आपको कहां पे मिलेंगी? ये तीनों साइटें आपकी प्रतापगढ़ की, इसीलिए मैंने इनको एक साथ लिखा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अब आप यूपी का मैप देखिएगा और प्रतापगढ़ की लोकेशन देखिएगा। यूपी के किस भाग में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है, प्रतापगढ़ के आसपास कौन से जिले पड़ रहे हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। अगर राजा भैया का आपने नाम सुना होगा तो आप उसके आसपास की चीजों को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रतापगढ़ कहां पे पड़ेगा। सराय नहर राय, लोकेशन प्रतापगढ़। अब बात करते हैं यहाँ पर साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सराय नहर राय से क्या मिलेगी? झोपड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन झोपड़ी की फर्श मिली है, झोपड़ी की फर्श मिली। देखिए मैं आपको कोई भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं। सराय नहर राय से झोपड़ी की फर्श मिली है। मैं इधर से सीधा सीधा लिखता हूं। पहली चीज सराय नहर राय से ये मिली है। दूसरी 14 शवदान मिले हैं। ठीक है, 14 शवदान मिले, मतलब कब्र मिली है, 2 हो गए। उसके बाद तीसरा 8 गर्त चूल्हे। गर्त चूल्हे समझते हो, मतलब गड्ढे वाले चूल्हे मिले हैं, मतलब खाना बनाना है, उनको खाना पका हुआ चाहिए है तो उन्होंने गड्ढा खोदा। और चूंकि अभी वर्तमान में वो स्थायित्व तो नहीं है, पूर्णतः स्थायित्व तो नहीं लिया, वो ठहरे हैं पर आवश्यकता अनुसार। तो 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। तो सराय नहर राय की मोस्ट इंपॉर्टेंट, झोपड़ी की फर्श मिली है, 14 शवदान मिले और 8 गर्त चूल्हे, जिसमें झोपड़ी और 8 गर्त चूल्हे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद महादा, महादा से आपको याद रखना है युगल समाधियां, युगल समाधियां मिली हैं। ठीक है, युगल समाधियां में यहां पर यह बताया जाता है कि ये जो हस्बैंड और वाइफ है, मतलब मेल और फीमेल के एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब इसको अगर हम डायरेक्टली बोल दे तो सती प्रथा के लगभग साक्ष्य हैं, ये सती प्रथा के साक्ष्य हैं। ठीक है, मतलब मेल के साथ फीमेल को भी दफनाया जाता था, ऐसा माना गया है। उसके बाद चूल्हे से पशुओं की अधजली हड्डियां भी मिली हैं। इसको आप याद मत करिए, बस महादा से आप ये याद कर लीजिए कि जो शवदान है वो महा है, मतलब बड़ा शवदान है। और बड़ा शवदान कब होगा? जब एक साथ 2 लोगों को दफनाया जाएगा, मतलब युगल समाधियां। इतनी चीजें कंप्लीट। उसके बाद दमदमा, दमदमा मतलब देखिए मध्य पाषाण काल में हमने चीजों को शवदान के आधार पर ही देखा है, तो दमदमा में भी ढेर सारे शवदान होंगे। कितने ढेर सारे शवदान होंगे? तो 41 शवदान मिले हैं, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज यहां पर मिली है कि 3 युगल शवदान मिले हैं। अब यहां पर इसके भी साक्ष्य लगाए गए हैं। 3 युगल मतलब पति पत्नी और उसके साथ उसका जो प्रिय जानवर है उसको भी दफनाने की साक्ष्य भी मिलते हैं। तो दमदमा से 41 शवदान मिले हैं और 3 युगल समाधियां आपको दमदमा से मिलती हैं। मध्य पाषाण काल की 3 साइटें याद हुई, सराय नहर राय, महादा और दमदमा। उसके बाद चौपानी मांडो और लखेरिया, जिसमें चौपानी मांडो जो है वो है प्रयागराज की और लखेरिया जो है वो हमारी साइट है उसकी ये भी प्रयागराज के पास ही है। क्योंकि जो चौपानी मांडो है वो मेजा तहसील की है प्रयागराज में, और लखेरिया जो है वो प्रॉपर प्रयागराज के पास से ही है। तो 2 साइटें हमारी प्रयागराज की और बची हैं और मध्य पाषाण काल हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आपको इसमें कोई डाउट, कोई समस्या देखिए याद करना थोड़ा सा कठिन है, पर आप अगर 1-2 बार इन चीजों को देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। समझ में आया? उसके बाद हम लोग चौथी साइट के विषय में बात करते हैं। मध्य पाषाण काल की चौथी साइट मैंने बताई है आपको, चौपानी मांडो। देखिए आपको इनके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, 8 गर्त चूल्हे या फिर 3 युगल शवदान हमने बताया आपको महादा से, ये अगर नहीं याद हो रहा तो कोई समस्या नहीं, पर आप साइट से परिचित रहिए, है ना। मैंने आपको सराय नहर राय, महादा, दमदमा प्रतापगढ़ से किस युग की है? मध्य पाषाण काल की हैं, या फिर सीधे सीधे पूछ दिया जाए किस टाइम पीरियड की है? प्रागैतिहासिक कालीन साइटें। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि इनमें से प्रागैतिहासिक कालीन साइट के विषय में बताइए, तो आपको सारी साइटें याद होनी चाहिए। आपको पूरा पाषाण काल की जो मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी? बेलन नदी घाटी। चूंकि बेलन नदी घाटी तीनों साइड से, तो बेलन नदी घाटी इस प्रकार से प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न इस प्रकार से आता है उसका कि किस
नदी घाटी से तीनों कालों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बेलन नदी घाटी से वैसा प्रश्न आएगा, लेकिन सिंगरौली और चकिया ये आपको याद होना चाहिए अगर प्रागैतिहासिक कालीन से प्रश्न आता है। समझ में आ रहा है आपको? चीजों के विषय में ज्यादा डाउटफुल बिल्कुल मत रहिएगा। तो चौपानी मांडो ये कहाँ की साइट है? ये प्रयाग की साइट है। और पांचवी जो साइट है वो हमारी लखेरिया की है। लखेरिया भी कहाँ है? प्रयाग। देखिए चौपानी मांडो कहाँ पर है? मेजा तहसील। देखिए मेजा के विषय में आपको मैंने कुछ कुछ बताया है, अगर आपको नहीं याद है तो पीछे जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। चौपानी मांडो से किसके साक्ष्य मिले हैं? झोपड़ियां मिली हैं, झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चौपानी मांडो से याद कर लिए मृदभांड होते हैं। मृदभांड अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको मृदभांड या फिर उससे पहले के जो टाइम पीरियड है उनके विषय में आपको बताया गया होगा। तो भांड मीन्स होता है बर्तन, तो आप भांड से होमोफोन्स लगा सकते हैं कि चौपानी मांडो से क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लखेरिया से सर्वाधिक 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 17 मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है। और इनका अलग अलग नाम भी पड़े हैं, एक शैलाश्रय, दूसरा शैलाश्रय, मतलब इस टाइप से पूरी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू 17 मानव कंकालों को दफनाया गया है। मध्य पाषाण काल की 5 साइटों के विषय में आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सराय नाहर राय, महादा, दमदमा प्रतापगढ़ से मिली। लखेरिया और चौपानी मांडो प्रयागराज की हैं, मध्य पाषाण काल की हैं। उसके बाद हम लोग पुरा पाषाण काल की साइटों के विषय में जानेंगे। तो हमने एक सिंगरौली घाटी पढ़ी थी जो सोनभद्र की है। उसके बाद एक चकिया पढ़ी थी, चकिया घाटी, जो कि हमारी चंदौली में पड़ेगी। उसके बाद बेलन नदी घाटी के विषय में मैंने आपको समझा ही दिया है। यहां तक कि साइटों के विषय में जो प्रागैतिहासिक कालीन साइटें उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के तीसरे पार्ट या तीसरे काल विभाजन, जो कि है नवपाषाण काल। जब मानव एक जगह स्थायित्व हो गया, मानव ने प्रॉपर पशुपालन प्रारंभ कर दिया, मानव ने प्रॉपर कृषि का प्रारंभ कर दिया। और कृषि के बाद मानव क्या करेगा? कृषि का विस्तार करेगा। और यही कृषि का विस्तार होते होते मानव कहां पहुंचेगा? आदि ऐतिहासिक कालीन समय में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पूर्ण विकसित नगरीय सभ्यता थी, जहां का मानव कृषि जानता था। तो आप इस चीज को समझ लेना, ये टाइम पीरियड जो आप ट्रांजिशन हो रहा है मानव का प्रागैतिहासिक काल से आदि ऐतिहासिक काल में, जो टाइम ट्रांजिशन है वो आप समझिए। यहां तक की चीजें समझ में आ गई हैं। चलते हैं हम लोग नवपाषाण काल में। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल के तीसरे भाग जो कि है या तीसरा काल विभाजन नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। देखिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं। मतलब चीजों को कोशिश कर रहे हैं कि यूपी ओरिएंटेड ही रहे, एक्स्ट्रा कुछ भी ना पढ़े, ठीक है। आप एक्स्ट्रा बहुत सारा पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री में, पर ये यूपी ओरिएंटेड उसमें ही ऐड कर लीजिए। तो नवपाषाण काल आपको मैंने बताया है कि मानव इस समय क्या कर रहा है। मानव इसमें सबसे पहली चीज पशुपालन कर रहा है, दूसरी चीज क्या कर रहा है? कृषि कर रहा है। देखिए मानव ने जस्ट कृषि का प्रारंभ ही किया है, ठीक है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं। अब देखिए मानव ने नवपाषाण काल में विकास किन किन चीजों का किया। देखिए कृषि करना स्टार्ट कर दिया तो स्थायित्व तो हो गया। अब कृषि करना प्रारंभ कर दिया है तो नवपाषाण काल के जो साक्ष्य होंगे वो टोटली किस पे बेस्ड होंगे? कृषि आधारित। तो देखिए कृषि का वैसे आप सब जानते होंगे, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं? प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहां से मिले हैं? मेहरगढ़, आप जानते होंगे मेहरगढ़, जो कि कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में। ये आप सब जानते होंगे, ठीक। और यहां से साक्ष्य किसके मिले थे? गेहूं, और ये लोग जौ बोते थे। लेकिन अभी वर्तमान में लोहरा देव जो कहां पड़ेगा? संत कबीर नगर में। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले हैं, संत कबीर नगर। कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिले हैं,
जो लगभग 9000 से 8000 बीसी के। देखिए आप बीसी का मतलब जो आपको समझ में आता है कि बीसी हमेशा उल्टा चलता है, ठीक है। और यहां पे तो आपको याद हो गया कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य वर्तमान में लोहारदेव से मिले हैं। संत कबीरनगर जो मेहरगढ़ से मिले थे वो लगभग 7000 बीसी के आसपास के साक्ष्य थे। तो उससे भी प्राचीन साक्ष्य हमको लोहारदेव संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग चावल के देखें तो चावल की खेती का भी साक्ष्य आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि चावल की खेती के साक्ष्य जो आपको कोलडीवा प्रयाग से मिलेंगे, ठीक है। कोलडीवा प्रयाग से आपको चावल की खेती के साक्ष्य मिलेंगे, और जो कितने पुराने हैं, जो 7000 से 6000 बीसी के आसपास के हैं। आपको नवपाषाण काल के समय की चीजें समझ में आई। नवपाषाण काल में आपको कौन से 2 पॉइंट्स याद रखने, एक तो लोहरादेव, दूसरा चावल की खेती कोलडीवा से मिली है जो कि यूपी में है। यूपी के प्राचीनतम साक्ष्य शुरुआती तौर पर मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिले थे, लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो लोहरादेव संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में 9000 से 8000 बीसी के आसपास के हमको कृषि के साक्ष्य प्रदान होते हैं। हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया है, जिसको हमने 3 काल में विभाजित किया था। पुरापाषाण काल, जिसकी हमने 3 साइटें पढ़ी हैं। बेलन नदी घाटी जो कि हमको प्रयाग में पड़ेगी, जिसकी एक घाटी जिसकी साइट थी लोहदा नाला, जहां से अस्थि निर्मित मूर्ति मिली थी जो कि प्रयाग की थी। उसके बाद हमने एक सिंगरौली घाटी पड़ी थी सोनभद्र की, और तीसरी साइट पड़ी थी चकिया जो कि चंदौली में थी। पूरा पाषाण काल की ये 3 साइटें हैं। उसके बाद हमने मध्य पाषाण काल की 5 साइटें पड़ी थी, सराय नहर महादा और दमदमा, ये आपको प्रतापगढ़ में पड़ेंगी। और उसके बाद हमको लखेरिया और चौपाने मांडो, ये 2 साइटें हमको प्रतापगढ़ में पड़ी थी। उसके बाद प्रयागराज में पड़े थे। उसके बाद हम चले नवपाषाण काल की तरफ, जहां पर हमने लोहरादेव पढ़ा जो कि प्रतापगढ़ संत कबीरनगर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जहां कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। और चावल की कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको कोहलडीवा प्रयागराज में मिलते हैं जो कि 7000 से 6000 बीसी के आसपास के हैं। हमने प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया। अब हम चलते हैं मध्य ऐतिहासिक कालीन टाइम पीरियड की तरफ, जहां का मानव ने अपनी भाषा और लिपि को विकसित कर लिया है। क्योंकि कृषि वो अच्छे से जानता है ना। तो अब हम कृषि के विषय में भी पढ़ेंगे, पर हम उसकी लिपि और भाषा और उसकी जो संस्कृति है उसके विषय में ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग इतिहास जो क्या नाम हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया है। अब हम दूसरा काल विभाजन पढ़ते हैं जो कि है आदि ऐतिहासिक काल। अब देखिए आदि ऐतिहासिक काल के विषय में आपको पहले ही बता चुका हूं कि मानव ने भाषा और लिपि विकसित की, पर हम उसको पढ़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। टाइम पीरियड की बात करें तो ये टाइम पीरियड है 3000 बीसी से 600 बीसी के आसपास। अब देखिए 600 बीसी भी कई जगह पर 1000 बीसी भी होता है ना। तो अब वो चीजें डाउटफुल में बिल्कुल भी मत रहिएगा। तीसरी चीज आदि ऐतिहासिक काल, सबसे फेमस साइट है आपको मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। आप इसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इतिहास या हिस्ट्री में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। हम सिर्फ यूपी ओरिएंटेड पढ़ेंगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइटें यूपी में है हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो यूपी की जो साइट है, अच्छा आप सब जानते होंगे, एक चीज और याद रख लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी, वो ताम्र युगनी थी, है ना। ये ताम्र पाषाणिक या ताम्र युगनी सभ्यता थी। ये चीजें आप याद रखिए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। कांस्य युगनी सभ्यता थी, ठीक। इनमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, मैंने बस लिख दिया है, इसमें कोई डाउट कोई समस्या नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर हम लोग बात करते हैं यूपी ओरिएंटेड, तो सबसे फेमस साइट है मेरठ की आलमगीरपुर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट आलमगीरपुर ये कहां पड़ेगा, ये हमारा मेरठ में पड़ेगा।
अब देखिए, जो लोग मेरठ की लोकेशन नहीं जानते हैं, एक बार अगर आपने मेरी बॉर्डर वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के विषय में समझाया है, तो आप मेरठ अच्छे से रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। अगर नहीं तो एक मैप उठाइए, मैप में जरूर देखिए, तभी आगे बढ़िएगा। तो आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इसकी खोज की बात करें तो यज्ञदत्त शर्मा, ये सब आप जानते होंगे, यज्ञदत्त शर्मा ये आप जानते होंगे। तीसरी चीज, नदी कौन सी है? हिंडन नदी। हिंडन नदी के किनारे एक शहर है, आप जानते होंगे, नोएडा। आप अच्छे से जानते होंगे, है ना? कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं यहां तक की चीजों में, है ना? यहां तक की चीजों में। अच्छा, यज्ञदत्त शर्मा जी ने टाइम पीरियड और लिख लीजिए 1958। वैसे इसका कोई काम नहीं है, पर आप याद रख लीजिए। आलमगीरपुर के विषय में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, ईस्टर्न पॉइंट। अब ये पॉइंट मैं वो बता रहा हूं जो आपको याद है, रिकॉल करा रहा हूं, बस कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूं। उसके बाद आलमगीरपुर का एक नाम और है जिसको परसा राम का खेरा बोलते हैं। ये नाम है परसाराम का खेरा, इसको परशुराम का खेरा भी बोला जाता है। ये नाम आपको याद रखना है कि परशुराम का खेरा या परशुराम का खेरा किसको बोला जाता है, वो आलमगीरपुर है। दो चीजें। अच्छा, परशुराम जो हमारा आलमगीरपुर है, यहां से क्या क्या मिला है याद करने की आवश्यकता है नहीं, पर फिर भी ब्रीफिंग के तौर पर यहाँ से आपको मन के बनाने का कारखाना मिलेगा, गिलहरी का चित्र मिलेगा, कटोरी के टुकड़े मिलेंगे, मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, इस प्रकार की चीजें मिलेंगी। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है कौन सी? बुस्त्रोफेदन। मैं आपको पहले इसको बता चुका हूं, बुस्त्रोफेदन या भाव चित्रात्मक। इस लिपि के साक्ष्य भी हमको आलमगीरपुर से ही मिलेंगे। तो हिंडन नदी, आदि ऐतिहासिक काल, आलमगीरपुर आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ और साइटें हैं, आप जरा उनको और याद कर लीजिए। एक चीज और आप मान के चलिए, जो मैं आपको आगे साइटें बता रहा हूं, इन साइटों की लोकेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने पहले पढ़ा है आलमगीरपुर, उसके बाद कुछ अन्य साइटों के विषय में देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ अन्य साइटों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए। हुलास, मान के बड़ी मंडी गांव, ये 5 साइटें हैं। सबसे पहली साइट है हुलास, लास्ट में सा है तो ये सहारनपुर, देखिए आपको ऐसे ही याद कर पाएंगे आप। उसके बाद दूसरी है मान, जो कि है मानपुरा। मानपुरा कहां पर है? मान हमारा कैसा होना चाहिए? हमारा मान बुलंद रहना चाहिए, तो बुलंद शहर। मान समझते हैं? मान मतलब हमारी इज्जत, तो बुलंद शहर। हमारी इज्जत हमेशा बुलंद रहनी चाहिए, नीची नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा हमारा है कै, तो कै से आता है कैराना। अब कैराना हमारा है शामली। जो कायर होते हैं वो शर्माते ज्यादा हैं, तो शामली। ऐसे ही आप याद करिए इनको, तो ज्यादा आसान रहेगा आपको। ये डिस्ट्रिक्ट, ये शहर आपको याद होने चाहिए। कई बार मैचिंग करा लेता, हुलास कहाँ पे पड़ेगा, मानपुरा कहाँ पे पड़ेगा, कैराना कहाँ पड़ेगा, या फिर आदि ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल की साइटों को मर्ज करके उनकी लोकेशन को मैचिंग करा लेते। तो अगर आपको ये याद हो तो आपके 1 नंबर कन्फर्म है। उसके बाद चौथा हमारा चलेगा बड़ा गांव, जो कि है बड़ा, तो बड़ा गांव हमारा बासे बागपत। और 5वां हमारा है मंडी, जो कि है मंडी गांव। और मंडी गांव कहां पड़ेगा? मासे मंडी, मासे मुजफ्फर नगर, ठीक। यहां तक कि आदि ऐतिहासिक काल के आपको 5 साइटें याद हो जानी चाहिए। हुलास मान के बड़ी मंडी गांव, हुलास में सा है, सा से सहारनपुर। हुलास, मान से है मानपुरा, मान हमारा बुलंद रहना चाहिए, तो बुलंद शहर। के से है कैराना, कायर कौन होता है? जो शर्माता, मतलब शामली। बड़ी मंडी, बड़ा गांव, बड़ा मतलब बुलंद, बड़ा गांव से मतलब बागपत। और मंडी से है मासे मंडी, मासे मुजफ्फरनगर। आदि ऐतिहासिक कालीन इंडस वैली सिविलाइजेशन ओरिएंटेड आपको सारी साइटें मैंने बता दी हैं। जो यूपी में देखिए 1-2 साइटें इसमें छूट भी रही हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि वो याद करने लायक है, इसलिए आप इस चीजों को, इतना यहां तक की चीजों को आप याद कर लीजिए।
उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में एक हमारा एक काल विभाजन पड़ा है, ऐतिहासिक कालीन, जो ऐतिहासिक काल है उसको, या हिस्टोरिक पीरियड है, जिसमें हमको भाषा और लिपि का अच्छा ज्ञान है, जिसको हमने पढ़ा भी है, जिसको हमने समझा भी है। अगले या नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ऐतिहासिक काल के विषय में ही पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग जो महाजनपद है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद जो गणराज्य हैं और जो हमारी डायनेस्टीज हुई हैं, है ना, उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड बढ़ाते हुए हम लोग चंद्रगुप्त का टाइम पीरियड, है ना, हर्षवर्धन का टाइम पीरियड और त्रिपक्षीय युद्ध ऐतिहासिक काल में ही पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड ऐतिहासिक काल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऋषियों के आश्रम जो है हमारे यूपी में ही है। च्यवन ऋषि हो गए और श्रृंगी ऋषि हो गए, है ना। अभी प्रयाग भी चल रहा है, प्रयाग में जो हमारा कुंभ है तो उसके विषय में भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो वो हम ऐतिहासिक काल में एक पर्टिकुलर वीडियो के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, इस अच्छे से इसको देखिए, एक दो बार याद करने की कोशिश करिए। याद नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो बार देखने के बाद क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करिए, ताकि आप ये समझ पाएं कि मैंने क्या गलत बताया है और क्या मुझसे छूट गया है। यहाँ तक की चीजें समझ में आई, ठीक है। क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, अगर आपको कुछ गलत लगे, कुछ छूटा हुआ लगे तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।